जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग अभी। तो देखिए, आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कवर करेंगे विथ डिटेल में, पूरे डिटेल के साथ, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और कोई भी फैक्ट बिना कॉन्सेप्ट के आपको नहीं बताया जाएगा यहाँ पर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, ये जो सीरीज़ शुरू करने का उद्देश्य है कि इसमें जो बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे कि जो कवर करते हैं फिर भी पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चे लोग कभी भी पढ़े नहीं होते हैं, तो हम लोग ऐसे सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो, ताकि आप लोगों के कोई भी फैक्ट छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का नई क्लास। इसमें देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल करीब 8 से 10 लेक्चर में कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे, पूरे डिटेल में। तो पढ़ते हैं आज से। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देख सकें आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ है, इसको आसानी से समझने के लिए सुविधा अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी वस्तु मतलब लिखित रूप में जो है लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित वस्तुओं का तो साक्ष्य मिला है, पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसमें आता है पाषाण काल, मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक। और अर्ध ऐतिहासिक काल का मुख्य एग्जाम्पल हड़प्पा है। ठीक है, जहाँ पर लिपि तो मिली है पर इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक जहाँ पर लिपि भी मिली है उसको पढ़ा भी जा सका है, जैसे कि वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है, गुप्त काल। तो ये सब ऐतिहासिक में आ जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक ये सब आगे से देखेंगे। ठीक है, इसके काफ़ी वीडियो होंगे। तो और प्रागैतिहासिक काल तो आज ही एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, पर इसके करीब 2 वीडियो होंगे और इसके करीब 5 से 6 वीडियो होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखो, प्रागैतिहासिक काल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसकी खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा शुरू की गई थी। तो इन्होंने जब खोज की तो इनको बहुत सारे उपकरण मिले, जिनके आधार पर, जैसे कि बहुत सारे मध्यभांड मिले, ऐसे ऐसे औजार मिले, पत्थर के औजार मिले, कुछ धातुओं के औजार भी मिले। तो उसी के आधार पर आकलन किया गया है कि वहाँ के लोगों का जीवन, रहन सहन कैसा होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी होगी। ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी। तो ये सबका अनुमान उन्हीं के जो मध्यभांड मिले हैं, जो औजार मिले हैं पत्थर के, उन्हीं के द्वारा लगाया गया। यहाँ पर कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, ये याद रखना। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। देखो, प्रारंभ से जब से मानव का विकास हुआ है तब से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरापाषाण काल में रखा गया है, और 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल में। ठीक है, और नवपाषाण काल में 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया है। अब देखिए, हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में देख लेते हैं कि इनके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के अवशेष सोवन घाटी से मिले हैं। ठीक है, बेलन घाटी से मिले हैं। बेलन घाटी यूपी में है। नर्मदा घाटी से मिले हैं। नर्मदा घाटी एमपी में पड़ता है। भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका की गुफा भी एमपी में है। ठीक है, और 16R और सिंघी तालाब, ये दोनों राजस्थान में है। देखो, अगर आ जाए कभी पेपर में कि 16R जो कि पाषाण काल में मतलब चर्चित था, ये क्या है, यह एक समाधि है या एक स्थल है, तो यह एक क्या है, स्थल है, ऐसा करके आ सकता है। ठीक है, अति ठीक है, अतिपक्कम, ये तमिलनाडु में पड़ता है यह क्षेत्र। तो ये जो है ओवरऑल पूरा पाषाण काल के क्षेत्र हैं। तो पूरा पाषाण काल को भी फर्दर जो है पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, तो निम्न पूरा पाषाण काल में प्रारंभ से लेकर 1,00,000 ईसा पूर्व तक के काल को, और पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल में 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को, और उच्च पूरा पाषाण काल में 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया है। ठीक है, ये डेट याद कर लेना, डेट भी कभी कभी पूछ देते हैं। देखो, अब हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ताकि इसमें कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। देखिए, जो है भारतीय इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से मतलब आसानी हो, इसलिए प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यहाँ पर जो मिले साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड और शास्त्र और पढ़ने वस्तु, पढ़ने की चीज़ें, मूर्तियाँ, इनके आधार पर। फिर इसके पश्चात हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो अब हम लोग पुरापाषाण काल के निम्न पाषाण काल को पढ़ेंगे, निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, निम्न पुरापाषाण काल का आरंभ जो है 1,00,000 ईसा पूर्व, जो प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया है निम्न पुरापाषाण काल में। यह जो है सोवन घाटी, देखिए सोवन घाटी क्षेत्र है। तो यह सोवन घाटी क्षेत्र में इसकी विशेषता सब सर्वाधिक मिली है, इसलिए इसको सोवन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इसके सर्वाधिक साक्ष्य सोवन घाटी में से मिलने के कारण निम्न पुरापाषाण काल को सोवन की संस्कृति भी कहते हैं।
और इसमें मुख्यतः जो औजार मिले हैं, जो जो वस्तुएं मिली हैं, उसमें पेबुल या और चापर चापिंग है। देखिए, पेबुल एक तरह से पत्थरी का ये औजार होता था जो कि पानी के धार से टकरा टकरा कर उसमें एक निश्चित आकार दिया जाता था, ठीक है। और चापर चापिंग तो भी एक प्रकार के औजार हैं। चापिंग में धार जो है दोनों ओर होती थी। जैसे ये कोई औजार हो गया, इस ओर धार भी थी, इस ओर भी धार थी, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है पेबुल चापर चापिंग नामक औजार जो है किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुराप्रसारण काल से, ठीक है। अब पढ़ते हैं मध्य पुराप्रसारण काल। मध्य पुराप्रसारण काल का कालखंड जो है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पुराप्रसारण काल कहा जाता है। देखिए, इसमें जो है औजार फलक से निर्मित होने लगे थे, यानी कि पत्थरों के जैसे पपड़ी निकाल निकाल के महीन और ज़्यादा धारदार औजार बनाए जाते थे, जैसे, ठीक है। फलक उसको बोलते हैं, जैसे कोई पत्थर है उसको छेनी से काट के अगर आप निकालोगे तो फलक फलक निकलते हैं उसमें, ठीक है, परत दर परत। तो उसको इसलिए ऐसे औजारों के प्राप्ति के कारण इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है। निम्न पुराप्रसारण काल को सुगम संस्कृति और मध्य पुराप्रसारण काल को फलक संस्कृति बोलते हैं। इसके मुख्य औजार देखिए क्या है, ब्लेड है, ठीक है, फ्लैक है, कोर है। देखिए, ब्लेड पत्ती की तरह होती है ना, उसी तरह के यहाँ पत्थर के औजार होते थे, ठीक है। ये ब्लेड जो है ये पत्थर का होता था। आज की ब्लेड नहीं है, ये लोहे वाली नहीं है, ठीक है। अब इस काल के स्थल देख लीजिए, निवासा। ये स्थल पूछते हैं, हमेशा मैचिंग के लिए आता है या फिर सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि निवासा कहाँ है। तो महाराष्ट्र में सिंहभूमि, झारखंड में चकिया, वाराणसी में बेलन घाटी, प्रयागराज में यूपी के, ठीक है, और भीमबेटका एमपी में। ये स्थल जरूर याद कर लेना सब लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो स्थलों से ही क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है उच्च पुराप्रसारण काल। देखिए, उच्च पुराप्रसारण काल का कालखंड 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच में रखा गया है। इसमें मुख्यतः जो औजार मिलते थे वो ब्लेड प्रकार के ही मिलते थे, मतलब ज़्यादा धारदार। तो ये इसके मुख्य स्थल हैं सोवन घाटी जो कि एमपी में पड़ती है, ठीक है, सोन नदी घाटी एमपी में। फिर उसके बाद सिंहभूमि, ये अभी बताया हमने, झारखंड में। जोगदाहा, भीमबेटका और बागौर ये एमपी में पड़ते हैं क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र है पटठे और भट्ठे और इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। कुरनूल गुफा और रेनीगुंटा ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे स्थल निम्न पुराप्रसारण काल के हैं, ठीक है, सॉरी उच्च पुराप्रसारण काल के हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मध्य प्रसारण काल। देखिए, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के पुराप्रसारण काल के 3 भागों को पढ़ा। इसमें निम्न पुराप्रसारण काल, मध्य पुराप्रसारण काल और उच्च पुराप्रसारण काल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मध्य प्रसारण काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कालखंड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक के, ठीक है। यहाँ पे BC लिख लेना। अब देखते हैं हम लोग मध्य प्रसारण काल के बारे में। इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो औजार पाए जाते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के औजार होने लगे थे, ठीक है। आगे आते आते सूक्ष्म प्रकार के औजार होने लगे थे, जिससे उनको जो है शिकार करने में बहुत ही आसानी होने लगी इस कालखंड के लोगों को। तो अब ये मिले कहाँ से हैं, ये इस प्रकार के औजार कहाँ से मिले हैं, तो देखो, ये बेतवा घाटी, जो बेतवा नदी घाटी है वहाँ से मिले हैं। सोन नदी घाटी एमपी वहाँ से मिले हैं, और कृष्णा नदी घाटी आंध्र प्रदेश से मिले हैं। बेलन घाटी और निवासा यहाँ से भी मिले हैं, ठीक है। बेलन घाटी यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ती है बेलन घाटी, और निवासा ये महाराष्ट्र में। देखिए, मध्य प्रसारण काल में ही सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रसारण काल में जो दो स्थल हैं वहाँ आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में, बागौर राजस्थान में। तो यहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिले। देखिए, इसको बहुत ही मतलब आसानी से या फिर बहुत ही डीप समझना आप लोग, ताकि अभी हम लोग इससे रिलेटेड MCQs कराएंगे, तो उसमें ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये ध्यान रखना। और जो है यहाँ से ही सर्वप्रथम जो पशुपालन ये लोग करते थे, तो सर्वप्रथम इन्होंने किस पशु को पाला, तो वो कुत्ता था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सांबर झील के निक्षेप भी यहाँ से मिले हैं, और स्थायी निवास के प्रमाण भी यहीं पर मिले हैं। स्थायी निर्माण के प्रमाण कैसे मिले, देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अग्नि प्रयोग का भी साक्ष्य मिले। मानवीय आक्रमण, युद्ध जैसी घटनाएं भी उस समय होती थी, तो इसके साक्ष्य सराय नाहर राय से मिले। सराय नाहर राय भी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। मैदाहा ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ पर स्त्री पुरुष समाधि एक साथ मिली है, स्त्री और पुरुष दोनों की समाधि कुछ स्थानों पर मिली है। और ये जो सराय नाहर राय और मैदाहा, यहाँ से दोनों जगह से गर्त चूल्हे मिले हैं, मतलब भूमि के अंदर चूल्हे मिले हैं। तो गर्त चूल्हे जो सराय नाहर में है, वहाँ पे एक ही जगह पर 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि वो लोग स्थायी निवास करते थे और सामूहिक जीवन बिताते थे, ठीक है। ये सारा कुछ याद रखना, अभी इसी से क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के MCQs में। अब हम लोग बढ़ते हैं नवप्रसारण काल की ओर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पुराप्रसारण काल को पढ़ चुके हैं, मध्य प्रसारण काल को भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नवप्रसारण काल की ओर। इसका टाइम पीरियड 5500 BC से लेकर 3000 BC तक है। देखिए, नवप्रसारण काल 5500 BC से 3000 BC। अब इसका मुख्य स्थल जो है मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
तो ये 700 BC पुराना स्थल है। ठीक है, बुरझोम और गुफा जो है गुफाकराल यहाँ का प्रमुख स्थल है। देखिए बुरझोम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर पालतू कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। देखो सबसे पहले इन लोगों ने कुत्ते को ही पाला था मध्यप्रसार काल के टाइम। अब यहाँ पर मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य बुरझोम से मिले हैं। ठीक है, बुरझोम नवप्रसार कालिक स्थल है और गुफाकराल यहाँ से गर्तावास मिले हैं। ठीक है, देखो गर्तावास दोनों जगह से मिले, बुरझोम से और गुफाकराल से भी गर्तावास मिले हैं और हड्डियों के उपकरण इन दोनों जगहों से मिले हैं। लेकिन स्पेशली बुरझोम से पालतू कुत्तों के साथ मनुष्य को दफनाने की साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चिरांद, नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद जो है बिहार में पड़ता है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो चिरांद है वहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है जो है कोल्डी हवा। यह इलाहाबाद में पड़ता है ये स्थल कोल्डी हवा। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। देखो चावल के सर्वाधिक प्राचीन जो साक्ष्य हैं यहीं से मिले हैं। 6500 BC के ये साक्ष्य हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सब अभी हाल ही में एक स्थल है लहोरा देव, इसकी खुदाई हुई है। तो यहाँ पर चावल के जो साक्ष्य हैं वो करीब करीब 9000 BC से लेकर 7000 BC पूर्व मिल गए हैं। तो अब अगर कभी पूछा जाता है कि सर्वाधिक पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, खेती के या फिर चावल के, तो लहोरा देव से मिले हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो कोल्डी हवा से मिले हैं चावल के साक्ष्य। और मेहरगढ़ जो कि वहाँ पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में, वहाँ से सर्वाधिक प्राचीन गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ के साथ 7000 BC पूर्व में और चावल के साथ 6500 BC पूर्व में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है कुल्हाड़ी और हथौड़े जैसे औजार यहाँ पर प्रमुख रूप से मिले। उसके बाद है पहिया एवं अग्नि का प्रचलन। यहाँ से पहिया के साक्ष्य भी मिले, अग्नि का प्रचलन भी मिला है और स्थायी निवास के प्रमाण भी मिले। ठीक है, अगर कभी पूछे कि अग्नि का प्रचलन और पहिए के साक्ष्य कहाँ से सर्वप्रथम मिले तो नवप्रसार काल से। यहाँ के प्रमुख स्थल देख लीजिए कहाँ कहाँ है। लंगनाज ये गुजरात में पड़ता है। देखिए ये स्थल किस चीज़ कहाँ का स्थल है और कहाँ पर इस समय वर्तमान में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कहाँ है। तो लंगनाज गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। दमदमा यूपी में है। ठीक है, पोचमपल्ली तमिलनाडु में और मास्की कर्नाटक में। बढ़ते नेक्स्ट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है प्रयागराज में स्थित है। यहाँ से जो है मध्यभांड, यहाँ के जो मध्यभांड है वो संसार में सबसे प्राचीन साक्ष्य है मध्यभांडों के। ठीक है, चौपानी मांडो में। और महागढ़ा यहाँ से गौशाले का साक्ष्य मिला है। ठीक है, महागढ़ा भी जो प्रयागराज से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महागढ़ा, तो यहाँ से गौशाले का साक्ष्य मिले। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़ते हैं, ताम्रप्रसारिक काल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये है आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 3000 BC से लेकर 600 BC तक का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ताम्रप्रसारिक, ये इसके दो स्थल प्रमुख हैं, ताम्रप्रसारिक काल और एक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ताम्रप्रसारिक काल। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ताम्रप्रसारिक काल जो है 1200 BC तक ही ये रहा है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 BC तक कहीं कहीं इसके स्थल मिलते रहे हैं। तो इसका नाम देखिए ताम्रप्रसारिक क्यों पड़ा है। ताम्र मीन्स तांबा और पसाड़ मीन्स पत्थर। तांबे और पत्थर यहाँ पर दोनों के औजार मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ताम्रप्रसारिक काल रख दिया गया। ठीक है, यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे याद रखना है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। आगे जब हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे तो यह नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा। ठीक है, यहाँ का जो सबसे अच्छा प्रतीक या प्रमुख प्रतीक था वो वृषभ था। वृषभ मीन्स सांड होता है, सांड। ठीक है, यह धार्मिक प्रतीक भी होता था उस टाइम का। और इनकी संस्कृतियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पर जो ताम्रप्रसार काल में संस्कृतियाँ पाई गई हैं, जैसे कि बनास एवं आहड़ की संस्कृति, कायथा की संस्कृति, ठीक है, मालवा की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति। तो ये 4 संस्कृतियाँ प्रमुख हैं। तो हम लोग सबसे पहले कायथा की संस्कृति पढ़ते हैं। संस्कृतियाँ यहाँ तो बहुत हैं पर ये 4 मुख्यतः यहीं से क्वेश्चन पूछे जाती हैं और इन्हीं की विशेषता सबसे ज़्यादा है, यही सबसे प्रमुख है। तो कायथा की संस्कृति के प्रमुख स्थल कायथा एवं एरण है। देखिए एरण का अभिलेख आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरण का अभिलेख में सर्वप्रथम जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 510 BC का है ये एरण का अभिलेख। उसके बाद है कायथा। जो कायथा नामक स्थल है ये, यह इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से है कि यहाँ पर जो है जो साक्ष्य मिले हैं, जो मध्यभांड मिले हैं, वो प्राग हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के काल के और हड़प्पा के बाद, यानी कि हड़प्पोत्तर तीनों के प्रभाव देखे जा सकते हैं यहाँ के मध्यभांडों पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कायथा स्थल। इसके बाद यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं उससे स्टेटाइट और या कार्नेलियन कार्नेलियन टाइप के पत्थर मिले यहाँ पर। बढ़ते नेक्स्ट है मालवा की संस्कृति देखते हैं। जो मालवा की संस्कृति है,
मालवा की संस्कृति, यहाँ पर जो स्थल मिले हैं वो कायथा, एरड़ एवं नौदा टोली प्रमुख हैं। ठीक है, देखो कायथा एवं एरड़, यहाँ पर कायथा संस्कृति भी पाई जाती है, मगर यहाँ पर जो नौदा टोली में, यहाँ पर मालवा में भी, मालवा जो संस्कृति जहाँ जहाँ पाई गई है, मालवा संस्कृति लिख लेते हैं यहाँ पर, मालवा संस्कृति भी कैथा एरड़ में पाई गई है, प्लस नौदा टोली में भी पाई गई है। एक संस्कृति है, वो संस्कृति मतलब कई स्थलों में पाई जा सकती है ना, साथ ही साथ में। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मालवा संस्कृति का। नेक्स्ट है जोरवे की संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में है ये। महाराष्ट्र में जो प्रमुख स्थल है नेवासा, दैमाबाद एवं इनाम गाँव, तो वहाँ पर ये प्रमुखता पाई जाती है। तो यहाँ का जो इनाम गाँव है, ये पूरी तरह से इसकी जो बस्ती है वो किलाबंद है। ठीक है, यहाँ पर एक जो बस्ती है वो किलाबंद और खाई से घिरी हुई है, और यहीं पर हाथी दांत के साथ भी मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इनाम गाँव से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन, हाथी दांत कहाँ मिला, बस्ती किलाबंदी कहाँ की है। ठीक है, ये सारा। फिर उसके बाद जो दैमाबाद है, जो यहाँ की सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, देखो दैमाबाद सबसे बड़ी बस्ती है, और जो बस्ती किलाबंद है वो इनाम गाँव है। ठीक है, और कलश सावधान भी यहाँ पर है। कलश सावधान मतलब यहाँ के जो शवों को दफनाते थे वो नॉर्थ साउथ की ओर दफनाते थे, नॉर्थ साउथ की ओर करके, ऐसे ऐसे नहीं दफनाते थे, ईस्ट वेस्ट नहीं दफनाते थे, नॉर्थ साउथ की ओर दफनाते थे, उसी को कलश सावधान की पद्धति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैंडा, हाथी और रथ चलाने वाले मनुष्य की आकृति भी मिली है। और जो है जोरवे की संस्कृति है, जो कि 720 ईस्वी तक आई थी। देखिए, जो ताम प्रशाली संस्कृति है वो ज़्यादातर तो सभी संस्कृति का लोग 1200 BC तक हो गया था, लेकिन जोरवे की संस्कृति है जो सबसे बाद तक रही थी, ये 700 BC तक रही थी। और जोरवे की संस्कृति की एक प्रमुख आदित्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर द्विस्तरीय आवास पाए गए हैं। ठीक, तो ये हो गई जोरवे की संस्कृति के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को पूरा कवर किया, पुराप्रश्न काल, मध्य प्रश्न काल, नवप्रश्न काल को देखा। पुराप्रश्न काल के 3 रूप, 3 भाग देखे हम लोगों ने, निम्न पुराप्रश्न काल, मध्य पुराप्रश्न काल और उच्च पुराप्रश्न काल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रमुख स्थल और वहाँ पर यूज होने वाले कौन कौन से उपकरण थे, ठीक है, और कहाँ किस स्थल में क्या मिला है। ठीक है, यहाँ के जो संस्कृति उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने अभी मुख्यतः ताम्र प्रसारिक संस्कृति पढ़ी है, और अब हम लोग हड़प्पा की संस्कृति नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो से रिलेटेड MCQs देख लेते हैं, और आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपका छूटे ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोगों को कवरेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, विथ फैक्ट जो है, मतलब विथ कॉन्सेप्ट के साथ हैं, इसलिए आप लोग इनको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQs कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसके मतलब उत्खननकर्ता हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के उत्खननकर्ता थे उस टाइम के। ठीक है, भूगर्भवेत्ता थे, पुरातत्वविद थे ये। तो क्या है ये, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विकविद भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A एवं B बोथ। तो इन्होंने 1863 ईस्वी में जो है वो जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के कालखंडों के जो स्थल हैं उनकी खोज करना स्टार्ट किया था इन्होंने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब किया था, तो 1863। बढ़ते नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय में। बढ़ते नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो देखिए, पशुपालन का जो प्रमाण मिलते हैं, हम लोगों ने अब पढ़ा कि ये मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। यहाँ पर 2 स्थल हम लोगों ने प्रमुखता से पढ़ा मध्य पाषाण काल के। एक सर्वप्रथम हम लोगों ने जो स्थल पढ़ा उसमें से सर्वप्रथम है बागौर, जो कि राजस्थान में, और सेकंड है आदमगढ़, जो कि MP में पड़ता है। ठीक है, एक स्थल आदमगढ़ है, एक बागौर है। बागौर राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ MP में पड़ता है। तो यहीं से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगर देखा जाए कि मतलब संपूर्ण रूप से पुरातत्व जो प्रागैतिहासिक काल के लोग हैं, उन्होंने किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, कुत्ता हो जाएगा इसका आंसर। और कुत्ता के साथ मनुष्य के समाधान कहाँ पे मिले हैं, तो दैमाबाद में मिले। ठीक है, सॉरी, बुरझोम में मिले। बुरझोम कहाँ पे पड़ता है, बुरझोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ और बागौर से मिले। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड्डी के सर्वाधिक बड़ी मात्रा में उपकरण हम लोगों को जो है चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो है प्रयागराज में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे सरायनार से जो है 8 गर्त मतलब मिले हैं चूल्हे के, 8 गर्ती चूल्हा मिला है। ठीक है, और मैदाहा से भी मैदाहा से जो है स्त्री पुरुष की समाधि मिली है एक साथ में। बढ़ते नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित
आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो हड्डियों से निर्मित आभूषण भी ये जो है सराय नहर से मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से स्त्री पुरुष साथ में मानव कंकाल मिले हैं, और साहेब नार से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। ठीक है, और लंगनाज ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये दोनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। तीनों दमदमा, मैदाहा और सराय नहर राय, ये तीनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पशुपालन मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जब पुरापाषाण काल के लोग जो है जो अखेटर थे, मतलब अखेट करते थे, मतलब अखेट में शिकार करते थे और खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, खाना बदोश मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे, ये लोग अखेट करते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। ठीक है, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। इनका मुख्य उद्देश्य बस खाना और जीना था। ठीक है, ये संग्राहक नहीं हुआ करते थे, ना उस समय कृषि करते थे, ना ही एक जगह टिक कर रहते थे। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो है भारत में वो नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है, और उसे ओवरऑल तो सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से मिले। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए, अभी हम लोगों ने बताया था आप लोगों को पढ़ाते वक्त ऊपर कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव में हाल ही में मिला है। यहाँ से जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो 9000 BC से लेकर 7000 BC पूर्व मिला है। और जो कोल्डी हवा है, तो वहाँ से जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, इससे पहले अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो कोल्डी हवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6500 BC पूर्व मिले हैं। और मेहरगढ़ से जो है गेहूँ के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 BC पूर्व मिले हैं। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में लोहरादेव नहीं रहता है तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पर 7000 BC पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिल चुके हैं। अगर प्रॉपर पूछे कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, अगर लोहरादेव नहीं होता है तो कोल्डी हवा हो जाएगा। और गेहूँ का पूछता है, अगर लोहरादेव ऑप्शन में नहीं होता है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ओवरऑल अगर कृषि का पूछता है तो लोहरादेव हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में इस वर्तमान में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए लोहरादेव यहाँ पे आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि का अभ्युदय का प्रारंभ प्रमाण माना जाता है? तो यहाँ पर भी लोहरादेव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बढ़ते नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, 2 स्थान है, पहला आदमगढ़ है और एक जो है बागौर है। बागौर जो है राजस्थान में पड़ता है, और एक है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है MP के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्न में से किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के मतलब संस्कृति के स्थल मिले हैं? तो वह मेहरगढ़ है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? नौदा टोली का उत्खनन जो है HD सांकलिया ने किया था। बढ़ते नेक्स्ट है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नौदा टोली जो है MP में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? सन्यासी की गुफाओं के रूप में, या मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, या मंदिरों के रूप में, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की खोज की गई है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है संगनकल्लू से मिला है। संगनकल्लू जो है कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है इस समय। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका देखो गुफा जो है MP में मिली थी ये, और इसमें प्राचीन मतलब गुफाओं में जो है चित्रांकित है ये गुफाएं पूरी तौर से। ठीक है, तो गुफाओं का शैल चित्र आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में किस
सिद्धाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है गैरिक ब्रह्मांड पात्र का नामकरण हुआ है, OCP शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। इसका नामकरण कहाँ के क्षेत्र के नाम से हुआ है, तो हस्तिनापुर में हुआ है। ठीक है, इसका नामकरण। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है ताम्राश्रम काल में, मतलब ताम्रपाषाणी काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे। तो इनमें देखो अभी हमने बताया कि जो ताम्रपाषाणी काल के लोग हैं वो कलश प्रथा को अपनाते थे। कलश, इसमें क्या होता था, कलश समाधान करते थे ये लोग, कलश समाधान। तो इसलिए इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं, तो बुरजोम, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुरजोम। तो इसमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, यानी कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। मुख्यतः इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि ये लोग पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। ठीक, और यानी कि अगर जैसे कुत्ते जैसा वफादार जानवर को इसलिए दफनाते थे ताकि आगे चल के उसको कोई दिक्कत ना हो अगले जन्म में, ऐसा कुछ उनकी मान्यता रही होगी। तो बुर्ज होम से देखो जम्मू कश्मीर, मतलब ये भी मिला है, कुत्ते के साथ भी मिले, और यहीं पर 3 सवाधानों की एक साथ मतलब कब्र भी मिली है, एक साथ 300 को दफनाया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। एक बार स्थल देख लेते हैं। चिरांद जो है बिहार में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्की जो है कर्नाटक में पड़ता है, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट गर्त आवास के साथ कहाँ से मिले हैं। तो देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया था कि गर्त आवास के साथ जो है सराय नाहर राय और मैदाहा से तो गर्त चूल्हे मिले हैं, लेकिन गर्त आवास जो है बुरझोम से मिले हैं। ठीक है, बुरझोम से गर्त आवास भी मिले और यहीं पे मतलब कुत्तों के साथ मानव को दफनाने की प्रथा भी देखी गई है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य के क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया से मिले हैं। ठीक है, लेखिया। बढ़ते नेक्स्ट है। तो यहीं से ये सारे MCQs हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने कितने MCQs बनाए हैं ये हमको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग हड़प्पा के बारे में देखेंगे, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को तत्काल रूप में मिल सके जैसे ही यहाँ से हम पोस्ट करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।